ख़वातीनो हज़रात आदाब, आप हल्ला बोल देख रहे हैं। मैं ज़मरुद मुग़ल हूँ। बात वही करेंगे आज जो पिछले 2 दिन से हम लोग कर रहे हैं, डीलिमिटेशन कमीशन के ड्राफ्ट पर। मेहमान हमारे ऐसे हैं जो पीर पंजाल को भी अच्छे से जानते हैं, जम्मू को भी अच्छे से जानते हैं, चनाब वैली को भी अच्छे से जानते हैं और कश्मीर को भी। मतलब कहने का ये है कि चौधरी ज़ुल्फ़िकार अली जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं हमारे, वो सिर्फ पीर पंजाल का ही नहीं, ये अलग बात है कि इलेक्शन राजौरी से लड़ते हैं। जम्मू और कश्मीर की सियासत का एक बड़ा नाम है और जम्मू और कश्मीर की सियासत को बखूबी समझते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन पर चौधरी जुल्फकार साहब बहुत बेहतर बात करते आए हैं। सुबह से जो इन्होंने कुछ बातें की हैं, कुछ बातें मजीद हम समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ क्या हुआ है, और ये भी कि अगर चौधरी जुल्फकार साहब की बात भी डिलिमिटेशन कमीशन नहीं सुनता है तो फिर किसकी सुनेगा, क्योंकि कहा यही जा रहा था कि चौधरी जुल्फकार साहब की पार्टी जो है वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने वाली है और बीजेपी की बी टीम है। वो सारी बातें तो खैर अब पुरानी हो गई हैं, नई बातें करेंगे। जुल्फकार साहब, डिलिमिटेशन कमीशन, आप सिर्फ सियासतदान नहीं है, एक बड़े वकील भी हैं। डिलिमिटेशन कमीशन तो इंडिपेंडेंट इदारा है, वो तो आजाद है, उसके ऊपर तो किसी का जोर तो चलता नहीं है। तो अगर जो बीजेपी कह रही है सर, और अगर डिलिमिटेशन कमीशन ने ये सब कुछ किया है तो फिर एहतजाज क्यों हो रहा है सर? देखिए, जहां तक तल्लक, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में आने का और अपनी बात जो है वो लोगों तक पहुंचाने का और तमाम जो कंसर्न्स हैं उन तक पहुंचाने का। डिलिमिटेशन का जहां तक तल्लक है, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में हमने शुरू से ही कहा है कि हमें बेसिकली ही डिलिमिटेशन के कॉन्स्टिट्यूशन से लेके आज तक इतराजात रहे। पहला ऑब्जेक्शन हमारा डिलिमिटेशन को लेके ये रहा कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो अभी चैलेंज है, और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब तक चैलेंज है आप तब तक इसको डिलिमिटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि मैटर सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में। हमारी बात को माना नहीं गया, आपने डिलिमिटेशन कर ली, प्रोसेस स्टार्ट किया गया, फिर आपने 2 साल तक इसको इस तरीके से स्लो पेस से चलाया कि लोगों को पहले से इसके बारे में शक व शुबात सामने आने लगे। इस अदारे की अगर तकद्दस की बात की जाए तो ये बहुत ही बड़ा एक तकद्दस और बड़ा एक मुकद्दस जो है वो मकाम है ये। इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रिटायर्ड रंजना देसाई जो है वो हेड कर रही हैं, जो कहते हैं कि इंसाफ का सबसे बड़ा मंदिर होता है, उस मंदिर की में वो जज रही हैं उसकी सुप्रीम कोर्ट की। और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक मेंबर हैं उसके। और ये एक अदारा जो है अपने आप में एक बहुत क्रेडिबल अदारा इसको समझा जाता है और माना जाता है। इसके अलावा भी देखें जो जो नुमाइंदे इस कमीशन में हैं, उन दोनों का अगर देखा जाए तो दोनों एक इंडिपेंडेंट अदारों से तल्लक रखते थे। एक तो आज भी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं वो भी एक क्रेडिबल इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, और दूसरा अदारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वहां से रिटायर्ड एक जस्टिस को यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक सर। यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आती है, एक ड्राफ्ट आता है, जो ड्राफ्ट सर्कुलेट होता है कुछ अर्सा पहले अमंग द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो कि एक एसोसिएटेड है, उनको डिस्ट्रीब्यूट होता है। और उस वक्त ये बताया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज या प्रोविंस वाइज हमने किस तरीके से सीट्स, जो एडिशनल सीट्स देनी है, उनको किस तरीके से दिया जाता है। ठीक सर। क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है वो कहता है कि आपको 7 सीटें और बढ़ानी है। आपने 7 सीटें और बढ़ाने के लिए एक एक्सरसाइज स्टार्ट की, और उस एक्सरसाइज को करते 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 आपने टोटल ही आपने इस रियासत की तमाम एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज की भी पोजीशन को बदल के रख दिया। पहला एतराज तो हमारा यही था कि हम 2011 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से जब तक इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करता तब तक हम इस पे नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा इस पे ये था एतराज कि जनाब जब तक आप 2021 की सेंसस नहीं होती तब तक हम इस पे नहीं चाहते। आपने बड़े जोरों शोर से कहा कि हमने 370 तोड़ा और अब हमने सारे मुल्क को यूनिफॉर्मिटी कर दी और एक जगह हमने सबको इकट्ठा कर दिया।
अब एक नॉर्म चलेगा सारे मुल्क में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। आपने सारे मुल्क में तो डिलिमिटेशन करवाई नहीं, आपने जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन करवा दी। जी अब सर। जो वर्किंग पेपर सामने आया है, वो वर्किंग पेपर जो था उसमें क्या है, उस पर कोई हंसे या रोए, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। क्योंकि वो एक ऐसे अदारे की तरफ से पेपर आया है जिस अदारे को बहुत पाक निगाहों से देखा जाता है, जिससे लोगों की बहुत तवक्कुआत वाबस्ता होती है। ये इमटेरियल होगा, आज कौन बनेगा, कल ये फिर दोबारा से डिलिमिटेशन बनेगी, ये चेंज होती रहेंगी, कल और कोई बनेगा। लेकिन अल्टीमेटली एक एतबारियत जो है लोगों की, वो उठ जाती है इन अदारों से। बेसिक जो इनका मैंडेट था डिलिमिटेशन कमीशन का, एक था ये कि आपको नई कॉन्स्टिट्यूंसीज क्रिएट करनी है उन एरियाज को जो अनरिप्रेजेंटेड एरिया है, जियोग्राफिकली फार फ्लंग एरिया है, या पॉपुलेशन की वजह से बहुत बड़े बड़े एरिया है, कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उसको आप बाइफरकेट करके बना सकते थे। इन्होंने कहा जनाब कि हम 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंगली ही चलते हैं, लेकिन हमने फिगर जो है 2011 की को अडॉप्ट नहीं किया। आज के इस वर्किंग पेपर में अगर आपने देखा होगा डॉक्टर साहब, ये जो 20 कॉन्स्टिट्यूंसियां जो हैं वो 1 लाख से कम पॉपुलेशन पे हैं, ठीक सर। और उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूंसियां ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है वो 1.5 लाख से 2.25 लाख और 2 लाख के बीच में पॉपुलेशन है। आपने फंडामेंटली पहला क्राइटेरिया जो डिलिमिटेशन कमीशन का था कॉन्स्टिट्यूंसीज क्रिएट करने का, या इसको डिलिमिट करने का, या इसकी बाउंड्रीज हदूद को रीडिफाइन करने का, पहला क्राइटेरिया पॉपुलेशन था, आपने उसको वायलेट किया। दूसरा क्राइटेरिया था आपके पास जियोग्राफिकली कंपैक्टनेस का, आपने जियोग्राफिकली कंपैक्टनेस को इग्नोर कर दिया टोटल, बिल्कुल नहीं। आपने अपने लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बुनियाद पे कॉन्स्टिट्यूंसियां क्रिएट की। तीसरी बड़ी बात आपने कहा कि हम फ्रीज करेंगे और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं बनेगा, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को एक बेसिक यूनिट बना के आगे चलना चाहते हैं। तो आपने उसको भी वायलेट किया। जब आपने किसी को फायदा देना था, आपने उसको फायदा देने के लिए आप ए को बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपने उसके एडजाइनिंग एरियाज को जो उसको लाइक नहीं करते थे, आपने उन एरियाज को निकाला और दूसरी सेगमेंट में डाल दिया। जी आपने सर। एक तबका की पॉपुलेशन को रिड्यूस किया एक कॉन्स्टिट्यूंसी में और दूसरे में उसी पॉपुलेशन को ज्यादा कर दिया। तो मुझे लगता है, मेरे लिए ये मैटर नहीं करता है कि इलेक्शन कमीशन ने कौन सा, ये डिलिमिटेशन कमीशन ने कौन सा ये हमें जो हुक्मनामा दे दिया या जो वर्किंग पेपर दे दिया, या यही फाइनल ड्राफ्ट कल आएगा, वो नहीं है। बड़ी बात यह है कि लोगों का एक एतबार जो है इस अदारे से वो उठ गया है, और बिल्कुल ही अनजस्टिफाइड, अनरीजनेबल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, मैं कहता हूं जो शब्द आप इसके लिए इस्तेमाल करना चाहें वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कि जिन बुनियादों पे इस रिपोर्ट को बनाया गया है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही, ये ना देश हित में है, ना जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में है, और ना ये जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस को एड्रेस करती है। सर, जैसे आपने जिक्र किया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में पॉपुलेशन इतनी है, डूरू जो कॉन्स्टिट्यूंसी है सर अनंतनाग की, वहां है 1,92,381। सुरनकोट पुंछ है 1,88,351। उधमपुर वेस्ट है 1,81,908। अब लोएस्ट पॉपुलेशन पे आइए सर, गुरेज है सिर्फ 37,992। पाडर है 51,289। वैष्णो देवी है 73,684। बनी है 74,905। तो सर ये क्राइटेरिया जो इन्होंने किया, एक तरफ तो तकरीबन 2 लाख के आसपास जो है पॉपुलेशन वाली कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई हैं, और दूसरी तरफ जो है 37,000, 51,000, 70,000 सर। तो ये ख्याल क्या रखा है, क्या पॉपुलेशन, क्या ज्योग्राफियाई हदूद, कुछ ना कुछ तो तय करना था ना सर कमीशन को। तो इसमें क्या ख्याल रखा गया है कि एक तरफ 2 लाख के करीब है और एक तरफ 37,000, 38,000 है सर? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये वर्किंग पेपर जो बना है ये किसी डिलिमिटेशन कमीशन ने बनाया है। मुझे लगता है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यालय में बैठ के बना हुआ वर्किंग पेपर है, जो जिस तरीके से लाया गया है। देखिए, आपको ये बहुत वाज़ह क्लियर दिखेगा कि आपने जो बेसिक आपके पास जो एक नॉर्म था, बेसिक आपके पास नॉर्म था कि आप पॉपुलेशन को कंसीडर करेंगे,
आपने पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं किया, कहीं पे आपने 2 लाख। देखिए अगर हम टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करते तो 1,36,000 पे हमारी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बननी चाहिए थी। उसके अलावा 10% आप अप्स एंड डाउन जा सकते हैं, ये प्रोवाइडेड है, एक्ट में प्रोवाइडेड है कि आप 10% जो रेफरेंस है इसका डिलिमिटेशन कमीशन का, इसमें ये मेंशन है कि आप 10% अप एंड डाउन जा सकते हैं, आपने एक यूनिफॉर्मिटी लानी है। मान लेते हैं, मैं गुरेज का नहीं कहूंगा क्योंकि गुरेज की जियोग्राफिकली कंपैक्टनेस ऐसी है कि वहां वो कॉन्स्टिट्यूंसी उतने पे ही बनती है। ठीक सर। लेकिन आपके पास बहुत सारी मिसाल ऐसी भी हैं कि अगर आप उन कॉन्स्टिट्यूंसीज को देखेंगे जिनमें से आपने पटवार सर्कल्स निकाल दिए। क्यों निकाल दिए जनाब आपने पटवार सर्कल? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ऐसा कौन सा बैठा हुआ वहां पे था जो ये बता रहा था कि इस तबका के लोग जो है पर्टिकुलरली इसमें रहते हैं, अगर आप इसमें इतना कर देते हो तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो जाएगी, ये डी रिजर्व हो जाएगी, इसकी इसमें ये जीत सकता है, इसमें वो जीत सकता है। यहाँ तो पर्टिकुलर बंदों के नाम पे कॉन्स्टिट्यूंसियां बनी हुई नजर आती हैं। यहाँ तो आपको मैं कहता हूं कि ओवरऑल जो है कोई क्राइटेरिया अडॉप्ट नहीं हुआ, कोई नॉर्म अडहेयर नहीं हुआ है। ये टोटल इन वायलेशन ऑफ ऑल रूल्स, नॉर्म्स एंड morality. I can say even with authority that this is a violation of authority, and I think it's difficult for the delimitation commission to answer and justify its report. देखिए इसकी इतनी बड़ी अहमियत होती है डिलिमिटेशन कमीशन की कि यू कैन नॉट चैलेंज दिस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बिकॉज अब 328 में आर्टिकल में प्रोवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप इसको चेंज नहीं, इसको चैलेंज नहीं कर सकते। क्यों चैलेंज नहीं कर सकते? कि इसकी इतनी क्रेडिबिलिटी मानी जाती है, और वही अदारा अगर इस किस्म की रिपोर्ट जाएगा, मैं कहूं ना कहूं, टॉक ऑफ द टोन है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन की बनी हुई रिपोर्ट नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की, पर्टिकुलर किसी पॉलिटिकल पार्टी की बनी हुई रिपोर्ट है और अपने पर्टिकुलर लोगों को फायदा देने के लिए इस रिपोर्ट को बनाया गया है। मुझे बताइए, आपको नई कॉन्स्टिट्यूंसी कार्वोट करने का मैंडेट था, आपको ये मैंडेट तो नहीं था कि आप एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज को खत्म कर दें, मर्ज कर दें। आपने सुचेतगढ़ को मर्ज करके उसको आरसपुरा में और बिश्ना में डाल दिया। आपने गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी को आदि को मर्ज कर दिया रामबन में, आदि को बनहाल में, आदि को आपने रियासी में डाल दिया। ये कहाँ की जस्टिफिकेशन है? इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूंसी, यू कैन क्रिएट न्यू कॉन्स्टिट्यूंसी, बट इन एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज आपने कॉन्स्टिट्यूंसी की टोटल जो एक आइडेंटिटी थी इलाकों की, वो आइडेंटिटी खत्म कर दी। हमारे डिस्ट्रिक्ट रजौरी की अगर बात करें तो कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की आपने टोटल ही उसके जो एक जियोग्राफियाई पोजीशन था उसको खत्म कर दिया और उसको आपने सुंदरबनी के साथ लगा दिया, जबकि आपकी कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की एक जो पर्टिकुलर उसकी आइडेंटिटी थी उस इलाके की, उसको खत्म कर दिया। तो इसी तरीके से अब रजौरी की कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर आप बात करेंगे तो आपने एक कॉन्स्टिट्यूंसी कार्वोट की है सेंटर में से, उसके 3 साइड से आपने घुमा के एक इलाके को निकाला है। मुझे बताइए ये कौन सा नारम है, कौन सी जस्टिफिकेशन है? आप थन्ना मंडी से एरिया उठाते हो, फतेहपुर से उठाते हो जो रजौरी टाउन से 3 किलोमीटर पीछे है जी, वहां से एरिया उठाते हो तो आप देरा गली तक ले जाते हो, देरा गली से घुमा के बिम्बर गली ले जाते हो, बिम्बर गली से आप वही बॉर्डर घुमाते हो तो ले जाते हो डूंगी, डूंगी से आगे नडियाला बगला ले जाते हो, वहां से घुमा के एक लाइन लेके पीछे आते हो, बीच में आप एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी कार वोट करते हो। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये कौन सा जस्टिफिकेशन है, कौन सा नारम है। हाँ ठीक है, हर जमात के दौर में, हर पार्टी के दौर में, हर गवर्नमेंट के दौर में शायद फेवर, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, फेवर्स, डिसफेवर्स, ये चीजें हुई होंगी, लेकिन इतना ब्लेजेंटली इस तरीके से ओपनली मुझे नहीं लगता कि आज तक की तारीख में इस तरीके का कोई वाक़ा रूनमा हुआ हो। सर आपने राजौरी की बात की तो ये एक क्वेश्चन है, एम के खान है। माय क्वेश्चन, व्हाट यू से सम पंचायत्स ऑफ दराल बुद्धल कंस्टिट्यूएंसी कट ऑफ द मैप सच एज कोटरधारा, पलमा, संकारी, मेरा, ट्राला, नगरोटा, व्हाट यू से? इनका क्वेश्चन सही है क्योंकि ये जो एरिया जो काटा गया है हमारे इस दरहाल असेंबली सेगमेंट से, इसके जियोग्राफिकली इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द खांडल नाला। खांडल नाला इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द तहसील कोटरंग का, और उस एक पर्टिकुलर एक पटवार सर्कल को वहां से निकाला गया। क्यों निकाला गया आई डोंट नो। उन लोगों का रहना सहना उठना बैठना जो है टोटल जो है उनका मर्जर ही उसी नाले में है। ये तो जियोग्राफिकली कंपैक्टनेस आपने बनाना था, आपने जियोग्राफिकली डिसइंटीग्रेट किया एरिया को।
आपने ज्योग्राफिकली एरियाज की लोगों की कन्वीनियंस देखिए, बड़ी चीज थी कि आपको लोगों का कन्वीनियंस देखने के लिए कमीशन इसलिए बना कि अगर लोगों को कन्वीनियंस नहीं था तो आपने लोगों को कन्वीनियंस क्रिएट करना था, ताकि जी लोगों को आसानी होती, उनका जो नुमाइंदा चुन के जाता वो उनकी आवाज अच्छे से उठा सकता, उस नुमाइंदे को लोगों तक इजीली एसेसिबिलिटी होती, लोगों को अपने नुमाइंदे तक एक अच्छी एसेसिबिलिटी होती। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये किन बुनियादों पे किया गया। और ये मुझे लगता है कि जो ये पटवार सर्कल नगरोटा की बात कर रहे हैं दरहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये भी टोटली अनजस्टिफाइड है। और हमने उस वक्त भी जब डिलिमिटेशन कमीशन आया था, हमारी ये अप्रीहेंशन थी हमारे लोगों ने, हमने उस वक्त भी डिलिमिटेशन कमीशन को ये रिप्रेजेंट किया था कि इस पटवार सर्कल को कंटिन्यू रखा जाए, जहां ये दरहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में एग्जिस्ट करता है यहीं रहना दिया जाए। लेकिन हम इसके लिए फिर से हमारी कोई बात सुने या ना सुने वो एक अलग पहलू होगा, लेकिन जब भी दोबारा ये पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट आएगी, we'll put our objections to this before the commission again and we'll again go to them। दोबारा से हम अपने ऑब्जेक्शंस को रेज करेंगे उनके सामने। सर, ये रमीज अहमद हैं, ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या रजौरी तहसील की फतेहपुर एरिया को थन्ना मंडी एरिया के साथ शामिल करना ठीक है? देखिए, किस एरिया को किस एरिया के साथ शामिल किया जाता है वो बात अलग है। मैं ये कहता हूं कि हमें एक जियोग्राफिकल कंपैक्टनेस देखनी थी। आप रजौरी तहसील से चुन चुन के इलाकों को क्यों निकालते हैं, मुझे ये जस्टिफाई करे ना डिलिमिटेशन कमीशन। आपने सिलेक्टेड एरियाज को वहां से निकाला क्यों? आपने एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकली कंपैक्टनेस नहीं आती, आपने यहां से उठाया फतेहपुर इज ओनली 3 किलोमीटर फ्रॉम रजौरी हेडक्वार्टर, आपने उसको वहां से उठाया और उसको ले गए आप डेरा गली के साथ घुमा के ले गए चिंगस के पास, पीर बडेसर के पास आप ले गए उसको, पूरा आपने लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर से घुमा के लाइन ऑफ कंट्रोल तक आपने इसको पहुंचा दिया। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये ओवरऑल भी कहीं जस्टिफाइड रिपोर्ट नहीं है, अनरीजनेबल है, अनजस्टिफाइड है और इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जुल्फकार साहब, जहां जहां अगर हम जम्मू की भी बात करें तो ऐसा लगता है डिलिमिटेशन का ये जो ड्राफ्ट है, इसको देखने के बाद के जिस बड़े चेहरे को इन्होंने सीन से गायब करना था, तो उस हिसाब से कंस्टिट्यूएंसी डिजाइन की गई है। जैसे रमन भल्ला की कंस्टिट्यूएंसी है, जैसे सुचेतगढ़ को मर्ज कर दिया, जैसे ताराचंद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इस तरह इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जब जो एग्जिस्टिंग बड़े चेहरे हैं अलग अलग जमातों के, उन चेहरों को कमजोर करना था, सीन से गायब करना था, वहां पावर एक खास जमात को देनी थी। तो इन्होंने इस तरह जम्मू में भी इस तरह तकसीम की है वोटों की कि उससे ये लगता है साफ साफ कि जम्मू के वो चेहरे जो बहुत, हर्षदेव सिंह देखें आप, हर्षदेव सिंह की कंस्टिट्यूएंसी भी इन्होंने रिजर्व कर दी, तो वो चेहरे जो बहुत एक्टिव थे, अब वो क्या करेंगे सर? देखिए, मैं कहता हूं कि अशखास के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, बदलते रहते हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, दुनिया चलती रहती है। मैं कहता हूं कि लोगों के कन्वीनियंस के लिए, लोगों की आसानी के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी बननी चाहिए थी, वो एक पैरामीटर होना चाहिए था। पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया होना चाहिए था, जियोग्राफी एक क्राइटेरिया होना चाहिए था, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एक क्राइटेरिया होना चाहिए था। आपने कहा था कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स फ्रीज कर दो तब तक जब तक हम डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट नहीं आ जाती। सरकार ने उसको फ्रीज किया। फिर आपने उसको जो एरिया स्कैटर्ड था उस एरिया को, किसी की एक तहसील यहाँ पे थी, एक ब्लॉक यहाँ पे था, एक पंचायत यहाँ पे थी, एक पंचायत वहां पे थी, उनको आपने इकट्ठा करना था। आपने उनको इकट्ठा नहीं किया, आपने रादर अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे आपने किस एरिया को निकालना था निकाल दिया, आपने किस एरिया को जोड़ना था जोड़ दिया, आपने इंडिविजुअल बेनिफिटेड स्कीम बना के रख दिया इस डिलिमिटेशन कमीशन को। ये इंडिविजुअल्स को बेनिफिट दिया गया है। मुझे नहीं लगता है कि इससे आपने वही जो आपने कहा, मैं आपकी बात के साथ तायद करता हूं कि आप जिसको लाइक करते थे आपने उसके लिए बहुत ही कन्वीनियंट कॉन्स्टिट्यूंसी उसके लिए बना दी, और आप जिसको नहीं लाइक करते थे आपने उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी को बिल्कुल उसका नामो निशान खत्म कर दिया। आप अगर देखोगे
तो जो शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन की गई है, आपने रामगढ़, आपने एक लाइन ऑफ कंट्रोल, ये एक्चुअल ये जो बॉर्डर है इंटरनेशनल बॉर्डर, बिश्ना रिजर्व कर दी, आरसपुरा रिजर्व कर दी, मढ़ रिजर्व कर दी, अखनूर रिजर्व कर दी। मतलब एक आपने एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को ही रिजर्वेशन के लिए चुना। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें अब ये इसको जस्टिफाई तो डिलिमिटेशन कमीशन ही कर सकता है, लेकिन लगता ये है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिपोर्ट है और पॉलिटिक्स के अलावा कुछ भी इसमें नहीं है। जुल्फकार साहब, अगर हम पुंछ की तरफ आए, पुंछ की 3 नशिस्तें हैं, 3 सीट हैं, 3 की 3 रिजर्व कर दी गई हैं, तो इसकी क्या कोई खास वजह है? पुंछ के मेंढर का कुछ हिस्सा काटकर सुरनकोट के साथ जोड़ा गया, पुंछ का कुछ हिस्सा काटकर सुरनकोट के साथ जोड़ा गया। हालांकि वहां पॉपुलेशन का भी कोई इशू नहीं आ रहा था, पहले से पॉपुलेशन अच्छी खासी है सुरनकोट की। तो ये एरिया जो काटे गए और काटने के बाद वो इस तरह लगता है कि ये 3 की 3 सीटें एक ही डिस्ट्रिक्ट की रिजर्व करनी थी इनको, और इन्होंने वो थोड़ा थोड़ा हिस्सा काट कर और पुंछ की तीनों ही सीटें रिजर्व कर दी। सर, क्या ऐसा मुमकिन नहीं था कि एक अनरिजर्व रखते सर सीट को? देखिए, मैंने आज दिन को भी किसी इंटरव्यू में एक बात कही थी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की जहां तक बात है, शेड्यूल्ड ट्राइब पिछली असेंबली में 10 मेंबर थे हमारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब के थे, उसमें 8 गुजर बकरवाल कम्युनिटी से थे और एक गद्दी और एक गुरेजी। ये 10 मेंबर पिछली असेंबली में भी थे। और आज आपने क्या किया, वो 83 में से 10 थे, आज 90 में से आप 9 दे रहे हो। तो वो भी आप दैट टू पर्टिकुलरली फ्रॉम द डोमिनेटेड ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया से दे रहे हो। मुझे ये बताइएगा कि उन एरिया से तो हमारे जो ट्राइबल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ट्राइबल कम्युनिटी के, वो तो बिना रिजर्वेशन के भी जीत के आते थे ना। आप सुरनकोट को ले लो, आप मेंढर को ले लो, आप पुंछ को ले लो, आप रजौरी को ले लो, आप दरहाल को ले लो, आप कालाकोट को ले लो, यहाँ से तो हमारे लोग ऑलरेडी, या मोहर को ले लो, कंगन को ले लो, ये तो वही सीटें हैं जहां से वो पहले भी चुन के आते थे। इन सीटों पे रिजर्वेशन देने से कोई बेनिफिट तो नहीं मुझे लगता कि मिला। हाँ, रिजर्वेशन देने का बेनिफिट तब मिलता जब आप अनरिप्रेजेंटेड ट्राइबल्स के एरिया, जहां कभी उनको नुमाइंदगी नहीं मिली, आपके कठुआ डिस्ट्रिक्ट से कभी ट्राइबल नहीं एमएलए बन सका, आप कठुआ में देते। आपके जम्मू डिस्ट्रिक्ट से नहीं बन सकता, आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट में देते। आप नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में करते, आपने नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं की। 40% पॉपुलेशन थी ट्राइबल्स की इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपने इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व नहीं करना था, आपने उस इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी को तोड़ के मुगल मैदान नई कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट करके और आधा इलाका इधर लगा के उसको ओपन रख लिया आपने वहां के लिए। तो यहाँ पे जहां तक इन्होंने रजौरी पुंछ की रिजर्वेशन का तल्लक है, मुझे लगता है कि ये रिजर्वेशन, चलिए, एक मैटर ऑफ राइट था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था। कल और कोई शेड्यूल ट्राइब में दाखिल होगा, उसको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। मेरा सिर्फ एक ही बात कहने का है कि आज जो ये रिजर्वेशन उन एरियाज को ज्यादा रिक्वायर्ड थी जिन एरिया में ट्राइबल की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, इन कंपैरिजन टू दोज एरियाज जिन एरियाज में ऑलरेडी ही इस कम्युनिटी के नुमाइंदे जीत के आते थे। एक बात। दूसरी, आपने इन एरिया में रिजर्वेशन करके आपने इन एरिया में एक तबकाती जंग शुरू करवा दी और लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर दिया। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कोई इसमें एडवांटेज नहीं है और ये एक रादर एक स्ट्रेटेजिकली वहां के लोगों को आपस में लड़ाने की एक कोशिश है। सर, अगर पुंछ का कुछ हिस्सा जो सुरनकोट के साथ जोड़ा गया है, जैसे अड़ाई वगैरह हैं, अगर ये हिस्सा पुंछ में ही रहता तो एसटी पॉपुलेशन जो है वो पुंछ से ज्यादा राजौरी की होती सर, क्योंकि ये जो हिस्सा काटा गया है, इसके हिस्सा काटने से एसटी पॉपुलेशन कुछ परसेंट जो है वो राजौरी से बढ़ गई तो है। वो रजौरी को रिजर्व नहीं ना करना चाहते थे, उन्होंने रजौरी को बचाने के लिए आपकी पुंछ को रिजर्व कर दिया। तो ये तो मतलब ये देखिए ना, यही चीजें जो है यही बताती हैं आपका पॉलिटिकल माइंडसेट और पॉलिटिकल डिसीजन। ये आपका कानूनी डिसीजन नहीं है, ये आपका इम्पार्शियल डिसीजन नहीं है, ये आपका जस्टिफाइड डिसीजन नहीं है, ये प्योरली पॉलिटिकल डिसीजन दिखता है सामने सामने कि आपने 1% 1.5% रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी की 1.5% पॉपुलेशन से ही रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्वेशन से रह गई, क्योंकि दे वांटेड टू कीप रजौरी आउट ऑफ रिजर्वेशन।
अगर फतेहपुर सर्कल जो है वो रजौरी के साथ रहता तो भी रजौरी रिजर्व होती और शायद पुंछ हवेली रिजर्व नहीं होती। तो ये जो चीजें हैं ये मुझे लगता है कि पॉलिटिकली एक माइंडसेट से की गई है। सर ये रमीज अहमद हैं, राजौरी तहसील की पॉपुलेशन है 1,44,551 और मंजाकोट थाना मंडी की पॉपुलेशन है 1,08,560। अगर ये अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में ही रहते तो क्या जाता, पॉपुलेशन का भी कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है। नहीं देखिए, अब रिजर्वेशन का वही जो आपने क्वेश्चन कहा था कि आपने ये हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी को, अब कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी को ये रिजर्व करना चाहते थे, उसको रिजर्व किस कॉन्स्टिट्यूंसी को बचाना चाहते थे। देखिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी का दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी पे इम्पैक्ट होता है। आपने टॉप 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज को उठाना था ना, आपने किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसकी पॉपुलेशन को इनहेंस कर दिया और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑटोमेटिकली उसका परसेंटेज बढ़ गया और दूसरी का कम हो गया, ऑटोमेटिकली एक कॉन्स्टिट्यूंसी बच गई, दूसरी होगी रिजर्व जी। और यही चीजें जो है ना, यही देखिए यही जो है डाउट्स क्रिएट करती हैं और यही जो है अदारे की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करती हैं। और मुझे सबसे बड़ा दुख यही है कि इतने बड़े क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन के तकद्दस और लोगों का कॉन्फिडेंस और एतबारियत जो है वो उठ गया है। सर अगर रियासी की हम लोग बात करें तो गुलाबगढ़ और गूल अरनास को महोर कंस्टिट्यूंसी बना दिया गया है, एक नई कंस्टिट्यूंसी वैष्णो देवी के नाम से बनाई गई है। रियासी तो है ही सर, वहां भी जिस तरह वोटों को तकसीम किया गया है उससे भी ये अंदाजा मतलब एक आम आदमी भी आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि इसका फायदा किधर किधर जा रहा है। सर देखिए आज भी मुझे कोई ये कह रहा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर कहते हैं नहीं जी ये बहुत फेयर मैनर में हुआ और किसी को इसका फायदा नहीं हुआ। मैंने कहा ये बात कहने की मुझसे फिर क्यों पूछते हो, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या। ये तो एक अंधे को दिखता है कि आपने किसको फेवर किया है, किसको लाइकिंग की, किसकी लाइकिंग पे है और किसकी डिसलाइकिंग पे है। तो मुझे देखिए दिस इज बियॉन्ड एनी डाउट, दिस इज ए पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड रिपोर्ट, दिस इज नॉट मोर देन दैट। जुल्फकार साहब, and just to favor one political party सर and some individuals also। जी सर ये समझा दीजिएगा कि राजौरी और पुंछ को अनंतनाग के साथ जोड़ने में क्या तुक है, क्या सेंस है सर, ये समझा दीजिएगा, आपसे बेहतर नहीं कोई समझा सकता। देखिए मुगल साहब, राजौरी पुंछ जो है ये ऑलवेज इट रिमेन निग्लेक्टेड, क्योंकि जम्मू का वोट जो है वो 12 लाख 12.5 लाख है और राजौरी पुंछ का वोट जो है वो 6-6.5 लाख के बीच का है। कभी भी हमें राजौरी पुंछ के लोगों को हाउस ऑफ द पीपल में लोकसभा में जाने का मौका नहीं मिला और ना उस इलाके की बात जो है वो मरकज तक पहुंची या मरकज के ऐवान तक पहुंची, जहां पे चाहे वो रेलवे लाइन होता, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मसला होता, चाहे वो बॉर्डर को डी माइनिंग का इश्यू होता या बॉर्डर की अदर फैसिलिटीज जो बॉर्डर के एरिया को मिलने चाहिए थी, या उस इलाके के लिए कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट की बात होती, या उस इलाके के लिए कोई मतलब ब्रॉडर जो एक नेशनल लेवल की पॉलिसी का कोई काम उस इलाके के लिए होना चाहिए था, उसके लिए कभी हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा अदारा है टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, उस अदारे में उस इलाके की आवाज नहीं उठी। हमारे उस इलाके की यही डिमांड रही, हमेशा ही हमने ये कहा, एक्सेप्ट फॉर वन टाइम, वो भी एक बाई इलेक्शन में राजौरी के एक हमारे लीडर हैं उनको मौका मिला, तालुब साहब को, वो पार्लियामेंट में गए और वो भी मेरे ख्याल से उनको भी एक सेशन अटेंड करने का मौका मिला होगा। उसके अलावा राजौरी पुंछ से कभी मेंबर पार्लियामेंट नहीं बना और जम्मू की सबकत हमेशा उस पे रही, क्योंकि जम्मू से जो बनता था उसको राजौरी पुंछ के वोट्स की कभी जरूरत नहीं, क्योंकि दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे बहुत सारे डिसीजंस होते हैं। उनको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी और ना उन लोगों की एस्पिरेशन और उन लोगों की जरूरतों को मद्देनजर रखा गया। राजौरी पुंछ के लोगों की डिमांड रही हमेशा ही, हम हमेशा डिमांड करते रहे। अभी भी जब डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पे आया था, हमने मेमोरेंडम, मैंने अपनी पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंट किया था जम्मू उनके सामने और हमने उस वक्त भी मेमोरेंडम दिया था। हमने कहा था ये जस्टिफाइड नहीं है, आप राजौरी पुंछ और रियासी को मिला के एक कॉन्स्टिट्यूंसी कार्व आउट कर दीजिए ताकि हमारे साथ एक जस्टिस हो पाए।
आज आपने जो ये ड्राफ्ट आया है, इस ड्राफ्ट के मुताबिक आपने रजौरी पुंछ को उठा के साउथ कश्मीर के साथ लगा दिया, पीर पंजाल के उस पार फेंक दिया। अब उस पीर पंजाल के उस पार साउथ कश्मीर के साथ ना हमारे लोगों का मिलना जुलना, ना उठना बैठना, ना कनेक्टिविटी, ना कोई जियोग्राफिकल कंपैक्टनेस, ना कोई जियोग्राफिकल इक्विटी। हमारा एक बेरी पत्तन का आदमी बीज बिहाड़ा के आदमी को नहीं जानेगा। वी हैव लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेजेस, we have different cultures, we have geographically different regions। अब मुझे ये बताइएगा, साउथ कश्मीर जुड़े तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, रजौरी पुंछ कश्मीर के साथ जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम कहते हैं कि विच इज द कनेक्टिविटी बिटवीन रजौरी पुंछ एंड कश्मीर वैली। आपने कितने प्रोग्राम पिछली बार मुगल रोड को खुलवाने के लिए खुद कंडक्ट किए हैं? बिल्कुल सर। हमारी एक ही जो मेन रोड लाइन जो कश्मीर के साथ मिलती है, दैट इज ए फेयर वेदर रोड, दैट रिमेन ओपन ओनली फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट टू इज फॉर मेरे ख्याल से कुछ महीनों के लिए, 4-5 महीनों के लिए वो सड़क खुलती है। बिल्कुल सर। तो मुझे बताइए, अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट रजौरी पुंछ से बन जाएगा तो वो कश्मीर के, उस साउथ कश्मीर के लोगों के साथ जस्टिफाई कर पाएगा? वो तो बनना है रजौरी पुंछ का, कोई गुजर या पहाड़ी या कोई भी बनेगा तो उसको कश्मीर वालों की जुबान समझ नहीं आएगी, या कश्मीर वाला बनेगा तो उसको रजौरी पुंछ के लोगों की आवाज नहीं, जुबान को समझ नहीं आएगी। और वैसे भी जस्टिफाइड ही नहीं है कि कश्मीर वाला जम्मू को, रीजनल डिफरेंसेस हैं, लैंग्वेज डिफरेंसेस हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैं, तो कैसे आप कश्मीर का आदमी यहाँ पे आके रिप्रेजेंट करेगा और जम्मू का आदमी जाके जस्टिस कर पाएगा? फिर जस्टिस को भी आप एक साइड पे रख दीजिए, जस्टिस इज अनदर इशू। आप अगर विंटर के महीने में आप दिसंबर जनवरी में इलेक्शन करवाते हो तो आप मुझे बताइए, जब पीर पंजाल से जो इलेक्शन लड़ेगा वो कश्मीर में कैसे कंपेन करने जाएगा, या कश्मीर से कोई इलेक्शन लड़ेगा वो इस इलाके में आके कैसे कंपेन कर पाएगा? तो मुझे लगता है ये अनरीजनेबल है, अनजस्टिफाइड है। वही डिमांड, आज भी हमारी डिमांड यही रहेगी, इंस्टेड ऑफ अटैचिंग दिस एरिया विद साउथ कश्मीर, गिव अस ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप वैसे भी 26 में शायद, या अगली जो डिलिमिटेशन होने जा रही है उसमें 800 के करीब लोकसभा की सीटें बनाने जा रहे हो, तो कीप अस, क्रिएट ए सीट फॉर अस इन पीर पंजाल रीजन, अटैच द रियासी विद अस, ताकि आप इतने मैग्नेनिमिटी दिखाइए, एक सीट लोकसभा की भी बढ़ा दीजिए। क्या फर्क पड़ता है, जब आप 7 असेंबली की सीटें बढ़ा सकते हैं तो एक लोकसभा की सीट बढ़ने से क्या तूफान आसमान से गिरेगा? यहाँ तो सब कुछ होता है, तो ये होने से कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी? तो मुझे नहीं लगता है कि ये किसी भी तरीके से, अब या तो आपने कैंडिडेट्स को चॉपर प्रोवाइड करने होंगे जो पीर पंजाल क्रॉस करके उधर जाएंगे और उधर से इधर आके कैंपेन कर पाएंगे, दिस इज टोटली अनजस्टिफाइड। और उसमें भी आप देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का मजाक, आपने कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी को जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा बनाया है और रजौरी की बाकी 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज को आपने कश्मीर वैली के साथ जोड़ा है। ये कैसी जस्टिफिकेशन है? हु इज गोइंग टू एक्सेप्ट दिस? आप एक्सेप्ट करवाएं मुझे नहीं पता, लेकिन अल्टीमेटली टू योर हार्ट it won't, I don't think this will be digestible to any civilized citizen of this state। जुल्फकार साहब, एक आखिरी सवाल, अगर पहाड़ियों को एसटी स्टेटस, ये जो रिजर्वेशन है, मिल जाती है तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी सर रिजर्वेशन की? फिर यूं कि तू पोजीशन जो पहले का हाल था वही रहेगा, और क्या रहेगा जी। अब देखिए ना, सिंपल सी बात है, अगर पहाड़ियों की रिजर्वेशन हो जाती है तो पहाड़ियों की पॉपुलेशन एड ऑन होगी। जो पॉपुलेशन आपने सीटें रिजर्व की हैं, आपने अभी तो वही 10% के बेसिस पे की हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में 10% है। अगर 10% या 15% पहाड़ी उसमें इंक्लूड होते हैं तो फिर आपको 10% सीटें और इनहेंस करने की जरूरत होगी, क्योंकि फिर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी। और मुझे लगता है कि अगर ये होता है तो फिर डेफिनेटली आपको 10% सीटें, जितनी पॉपुलेशन, आप पहाड़ी की पॉपुलेशन, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट इज द एग्जैक्ट पॉपुलेशन ऑफ द पहाड़ी, जितने परसेंट पहाड़ियों की पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे उतने % सीटें इनहेंस होना भी फिर लाजमी बनता है।
ये मैं लीगल प्रोपोजिशन आपको बता रहा हूँ। जी तो सर। अगर इसी पे तनख्वाह पे गुजारा करना है सबको, तो फिर जो की जो पोजीशन है, फिर तो पोजीशन वही सामने गया सबके। जुल्फकार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती बातें हमें बताई, और ये बातें आम लोगों तक पहुंचनी भी बहुत जरूरी है। असल में हमारा मसला ये है कि हमारे आम लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, और हमारे सियासी रहनुमा आम लोगों से भी कम जानकारी रखते हैं। तो इसीलिए केस सही से ना समझ पाते हैं, ना सही से लोगों के बीच में रख पाते हैं। जुल्फकार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया।